हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू वन शॉट लेक्चर ऑफ एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वैसे तो एक सी कैटेगरी का टॉपिक है, लेकिन बच्चों की इतनी ज्यादा डिमांड आई कि मैं आपको क्या बताऊं। ऑलमोस्ट मेरे पिछले 3-4 वन शॉट में यही कमेंट आ रहा था कि सर एफडीआई ले आओ, एफडीआई ले आओ, एफडीआई ले आओ। तो चलो ठीक है भाई, ले आया एफडीआई। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इस चैप्टर का फुल फॉर्म बोलूँ तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई अलग से एक्ट नहीं है, जैसे हम लोग हर चैप्टर में कोई ना कोई एक्ट पढ़ते हैं। इसमें कोई अलग से एक्ट नहीं है। हम लोगों ने जो फेमा पढ़ा था बेटा, वो फेमा के ही रूल्स और रेगुलेशन इस चैप्टर के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। गॉट इट? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अभी फेमा ही पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? हम लोग इसके अंदर मीनिंग कवर करेंगे, एफडीआई होता कैसे वो कवर करेंगे, एफडीआई अलग अलग सेक्टर्स में कैसे होता है वो कवर करेंगे। इसलिए मैंने आप लोग को, ताकि कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, एक सेक्टोरल कैप की पूरी लिस्ट बना दी अलग से। आप वो सेक्टोरल कैप की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। इनफैक्ट अराउंड 60 पन्ने का जो सेक्टोरल कैप उन्होंने एकदम अजीब सा दिया हुआ है बना के, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, वो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया करीब करीब 6 पेजेस में। क्योंकि आप जब एग्जाम में जाते हो ना, तो आपको 5 नंबर का कंटेंट लिखना है। तो बुक में अगर कोई चीज अगर 3 पेज का दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 3 पेज वहां पे लिख कर आओ? क्योंकि बुक का 3 पेज यानी आप कॉपी में लिखेंगे तो वो 10 पेज हो जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना कंटेंट आईसीएसआई अपने सजेस्टेड आंसर में डालता है, हम लोग उसी सजेस्टेड आंसर जितना कंटेंट लिखने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो उसके लिए कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो वाले अप्रोच के हिसाब से मैंने आपको सेक्टोरल कैप बना के दिया है। उसको गो थ्रू मैं आपको करा दूंगा, कोई टेंशन मत लो, याद भी कराने की कोशिश करूंगा। फिर जो मिसलेनियस टॉपिक बचता है, जहां से जनरली अभी तक तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर ऐसा लगता है कि क्या पता हम जो छोड़ कर जाए वही एग्जाम में आ गया, तो इसलिए मैं आपको वो भी करा दूंगा, लेकिन मैं इसको कराऊंगा अपने हैंड रिटन नोट से। तो सर आपका ये हैंड रिटन नोट्स हमको कैसे मिलेगा, हमको ये सेक्टोरल कैप वाला लिमिट कैसे मिलेगा? चिंता नहीं करना बेटा, डीजी फॉर फेयर वाई फेयर। तो डीजी कर देते हैं इजी, तो टेंशन मत लेना बेटा। यहाँ से आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। बस आपको इस बैच में एनरोल करना है। एक बार आप एनरोल कर लेंगे इस बैच में, तो वन शॉट के जितने भी नोट्स हैं, इस चैप्टर के हो या पिछले चैप्टर के हो, आगे के चैप्टर के हो, सब आपको यहीं से मिलेगा। तो बार बार टेंशन नहीं लेना है, इस बैच में जाना है और एनरोल कर लेना है। क्या सर हमसे पैसे लिए जाएंगे? द आंसर इज नो। फ्री का बैच है, फ्री में एनरोल करिए, फ्री में नोट डाउनलोड कीजिए और मजे लीजिए। गॉट इट एवरीवन? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कि एफडीआई होता क्या है। पहले अपन मीनिंग को समझते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको वेटेज इसका बता देता हूँ। इट इज अ सी कैटेगरी चैप्टर। सी कैटेगरी चैप्टर का मतलब होता है कि इसमें पढ़ना बहुत सारा होता है, स्टडी मैट में कंटेंट बहुत सारा दिया होता है, लेकिन एग्जाम में आता बिल्कुल नहीं है। मतलब कि एक तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूँ, सी कैटेगरी चैप्टर क्यों है एफडीआई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पार्ट बी जो है बेटा हमारा, पार्ट बी बोलने से हमारा जो 40 नंबर का आता है पार्ट बी, मैं आपको एक एग्जैक्ट आपको मैं फिगर बताता हूँ, मेरे पास स्टडी मैट भी है। हमारा जो पार्ट बी है बेटा, वो शुरू होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एफडीआई शुरू होता है बेटा पेज नंबर 38 से हमारे बुक के, और ये चलता है लगभग लगभग 110 पेज तक। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 110 -38 करता हूँ, तो ये आ जाता है बेटा 72 पेजेस। एफडीआई 72 पेजेस में लगभग लगभग आपका कवर हुआ है। उसमें से लगभग 50 से 60 पेज का आपका सिर्फ सेक्टोरल कैप ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारा जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, तो वो शुरुआत होती है बेटा आपकी करीब 428 पेज से, और ये खत्म हो जाता है बेटा आपका 556 पेज पे। यस, तो 556 -428, ये आता है बेटा 128 पेजेस। मात्र 128 पेजेस। अब अगर आप वेटेज देखेंगे, तो एफडीआई का वेटेज है 5 नंबर। कभी कभार मतलब 5-10 अटेम्प्ट में एक बार हुआ है कि वो 10 नंबर का है, लेकिन लगभग मतलब 10 में से 9 अटेम्प्ट में ये सिर्फ 5 नंबर का है। ऑन द अदर हैंड ये 40 नंबर का है। तो आप समझने की कोशिश करिए थोड़ी सी। 72 पेजेस पढ़ने के बाद 5 नंबर, और 128 पेज पढ़ना है, मतलब थोड़ा डबल पढ़ना है, चलो मान लो डबल पढ़ना है, डबल पढ़ेंगे आप और 40 नंबर आ जाएगा। यानी कुल मिला के बेटा एफडीआई इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूं मैं। क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, नंबर बहुत कम है।
क्लियर हुआ? तो सर आप जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ने से चल जाएगा क्या? यस, मैं आपको ये डिस्क्लेमर अच्छे से पहले दे देता हूँ कि सिंस इट इज अ सी कैटेगरी चैप्टर, जितना भी पोर्शन मैं आपके ये वन शॉट में कवर कर रहा हूँ, यू हैव टू डू ओनली दैट, यू हैव टू स्टडी ओनली दैट। तो सर आपको टॉपिक्स छुड़वा देंगे क्या? नहीं बेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सेक्टोरल कैप, सब कुछ कवर होगा। यू हैव टू डू ओनली माई नोट्स एंड नॉट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्योंकि अच्छे से इन्होंने इस चैप्टर का तो बिल्कुल नहीं बनाया है। आप खुद जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टडी मटेरियल बाकी चैप्टर्स का तो काफ़ी अच्छा है, बाकी सारे चैप्टर्स में मैं काफ़ी तारीफ करता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में आप ये गलती मत करना। अब अपन फाइनली इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, मीनिंग से शुरुआत करेंगे अपन। सबसे पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पहले अपन ये समझ लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत आसान है बेटा, हम चाहते हैं हमारे देश की कहीं ना कहीं तरक्की हो, और हमारे देश की तरक्की में सिर्फ हमारा पैसा अगर लगा होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है। हम चाहते हैं बाहर से भी लोग आए और आकर हमारे इंडिया में पैसा लगाए। तो जैसे बाहर का कोई भी व्यक्ति है, जैसे ट्रम्प है, ठीक है, एलॉन मस्क है, ये वो नाम है जो बहुत फेमस है, तो आप लोग को याद है करके मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ। अब ये है तो बाहर के लोग, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या मान लीजिए इनकी कोई कंपनी है, जैसे एलॉन मस्क की कंपनी का नाम क्या है, टेस्ला। तो मान लो टेस्ला है, तो टेस्ला आकर अगर हमारे प्यारे भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग क्या है बेटा, PROI। क्या है ये सारे लोग? PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, लेकिन ये अपना पैसा लेकर आ रहे हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बेटा, इंडिया में इन्वेस्ट करने। तो ये लोग डॉलर वगैरह लेकर आएंगे, बढ़िया। तो हमारे देश में डॉलर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। क्योंकि ये डॉलर हमको क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इसी डॉलर से बेटा जब हम लोग को कोई तेल खरीदना होता है, ऑयल बैरल होता है ना, ये मैं बैरल बनाने की कोशिश किया, जो वो टैंक होता है, ऑयल का टैंकर। तो अगर हमको ऑयल का टैंकर खरीदना है, पेट्रोल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, सिलेंडर खरीदना है, तो उसके लिए हम लोग को बेटा यही डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी चीज है। क्या ये बात समझ में आया? हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेके रखा है, तो हमको अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो हम वो इंटरेस्ट के पेमेंट में भी इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में बढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सर इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? बच्चों ये इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग कंपनियों में। हमारी इंडिया की अलग अलग कंपनी है ना, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन सारी कंपनियों में ये लोग आते हैं और इनको लगता है कि यार यहाँ तो हम पैसा कमा सकते हैं, तो वो सोच के ये लोग पैसा लगाते हैं। या कई बार इनको लगता है कि हमको ये कंपनी का ना शेयर एक्वायर करना चाहिए, वी वांट टू कंट्रोल दिस कंपनी। तो या तो कंट्रोल के लिए या तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे देश में आते हैं और आकर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। फिर हमारे लिए जरूरी क्यों, अच्छा क्यों है? क्योंकि ये हमको लाकर देते हैं डॉलर, और हमारे लिए डॉलर एक बहुत ही जरूरी कमोडिटी है, क्योंकि इससे हम कभी तेल खरीदेंगे, कभी वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो हमारे देश में जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा बेटा, अच्छा होगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग मीनिंग क्या लिखोगे, पहले उस पर आते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है FDI और एक होता है FPI। उसके बारे में अपन बात करेंगे। आइए। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट made by a person resident outside India, person resident outside India in an Indian entity, इन एन इंडियन एंटिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कि बाहर का व्यक्ति हमारे इंडियन कंपनी में, इंडियन एंटिटी में क्या कर रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन एन इंडियन एंटिटी। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो आप लोग समझ रहे हैं, मैं सीधा FDI पे नहीं जंप किया, मैं पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझाया कि क्या होता है, बाहर का व्यक्ति हमारे इंडिया में पैसा लगा रहा है। अब ये दो टाइप का है, एक है FDI और एक है FPI। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है? अगर आप लोगों ने मेरा ODI वाला वीडियो देखा है ना, तो आपको ये थोड़ा रिलेटेबल लगेगा। तो आप ODI वाला वीडियो जरूर देखकर आइएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा फिर दोनों को मैच करने में। FDI और FPI, FDI का फुल फॉर्म क्या है बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम कहीं ना कहीं हमेशा यही चाहते हैं हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला ही हो, FPI वाला ना हो। हम बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते FPI को, लेकिन अब जो पैसा आएगा सो आएगा।
गॉट इट एवरीवन? अच्छा, ये कोई हमारे लिए भीख नहीं है भाई, याद रखिएगा, ये कोई डोनेशन वोनेशन नहीं है। डोनेशन होता तो एफसीआरए चैप्टर में चले जाते हैं हम। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हम उनको शेयर दे रहे हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं, कोई खैरात की बात नहीं हो रही है। हम उनको शेयर दे रहे हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन चैप्टर अलग है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? वो हमको पैसा दे रहे हैं कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है, वो हमको दान दे रहे हैं। यहाँ पे वो हमसे शेयर लेंगे और पैसा देंगे, तो यहाँ पे गिव एंड टेक है। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना। आगे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मोटा मोटी दो टाइप से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले लिस्टेड एंटिटी के केस में क्या होगा और अनलिस्टेड एंटिटी के केस में क्या होगा। अगर आप लोगों ने बेटा ओडीआई वाला वीडियो देखा है तो मैं एक बार लिंक कराना चाह रहा हूँ उससे। ओडीआई वाले वीडियो में भी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर अनलिस्टेड एंटिटी का, तो अगर आप एक भी शेयर खरीदोगे तो वो ओडीआई कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही बेटा, अगर आप एक भी शेयर अगर आप अनलिस्टेड एंटिटी का एक्वायर करते हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एफडीआई। तो ट्रंप ने अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, जैसे अनलिस्टेड कंपनी क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां वैसे अनलिस्टेड, जैसे ओयो को ही ले लो। अभी ओयो लिफ्टिंग हुआ नहीं, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या चल रहा है ये अभी? मई 25 चल रहा है। तो मई 2026 चल रहा है, सॉरी। तो एज ऑफ मई 2026 में तो ओयो अभी तक लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप आकर अगर ओयो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे अपन क्या बोल देंगे? एफडीआई। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर, एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर, तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे इसे? एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ अनलिस्टेड एंटिटी इज एन एफडीआई, ऐसे करके लिख देना। ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इस तरीके से चार्ट बना रहा हूँ सर। एग्जैक्टली चार्ट बनाकर आएंगे तो भी नंबर मिलेगा क्या? यस बेटा, चार्ट बनाकर आएंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। अब लिस्टेड एंटिटी में इन्होंने क्या बोला है? इफ मोर देन, इफ इक्वल टू और मोर देन, इफ इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ शेयर्स आर एक्वायर्ड। यानी बेटा लिस्टेड कंपनी में अगर आपने थोड़ा बहुत अगर किया तो उसे अपन एफडीआई नहीं बोलेंगे, उसे फिर अपन एफपीआई कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एफपीआई। यानी एफपीआई का डेफिनेशन बहुत सिंपल हो गया यहाँ पे, विच इज नॉट एफडीआई। तो जो भी एफडीआई नहीं है वो हमारा क्या बन जाएगा? एफपीआई। तो यहाँ पे जैसे अपन ने ओडीआई पढ़ा तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। चलो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, आप बताना एफडीआई होगा कि एफपीआई। अब पॉज करना, पॉज करके बताना। अब जैसे मान लो एक एक्स नाम की कंपनी है, ये अनलिस्टेड है, ठीक है। ये कहाँ पे बेस्ड है? न्यूयॉर्क में बेस्ड है, ठीक है। नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, सॉरी माफ करिएगा, न्यूयॉर्क बोल दिया ना गलती से। ये मान लो बेस्ड है रायपुर में, और इसमें मान लो एलॉन मस्क 2% शेयर एक्वायर करता है। तो क्या ये एफडीआई होगा या नहीं होगा? मुझे बस ये बताइए, पॉज करिए और बताइए, या अगर आप चाहे तो कमेंट में भी बता सकते हैं। एलॉन मस्क 2% शेयर एक्वायर कर रहा है रायपुर की एक कंपनी में जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है। जी सर, ये एफडीआई होगा। क्या होगा बेटा? ये एफडीआई होगा। लॉजिक क्या है? अनलिस्टेड कंपनी में अगर आप एक भी शेयर एक्वायर करते तो उसे अपन एफडीआई मान लेते हैं। अब एक दूसरी कंपनी ले लेते हैं, वाई कंपनी। ये मान लो कि नोएडा में है, ठीक है। और ये कंपनी जो है ये लिस्टेड कंपनी है। अब यहाँ पे भी एलॉन मस्क 2% शेयर से एक्वायर कर रहे हैं, क्या ये एफडीआई कहलाएगा क्या? नो सर, ये एफडीआई नहीं कहलाएगा, क्योंकि कम से कम लिस्टेड कंपनी में आपको 10% का शेयर एक्वायर करना पड़ता है, ठीक है सर। जेड कंपनी, जेड कंपनी सर कोलकाता की है, और ये जो कोलकाता वाली कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है, और यहाँ पे हम 12% शेयर एक्वायर कर रहे हैं। कौन? एलॉन मस्क, जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ये 12% शेयर एक्वायर कर रहा है, क्या ये एफडीआई माना जाएगा? यस सर, ये एफडीआई माना जाएगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 10% अगर आप शेयर एक्वायर करेंगे तभी हम उसे एफडीआई मानेंगे, वरना हम उसे एफडीआई नहीं मानेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा पार्टी को क्या एफडीआई का मतलब समझ में आया, तो बच्चा पार्टी क्या बोलेगा? बच्चा पार्टी बोलेगा सर समझ में आ गया। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा आप लोग को? पक्का एकदम अच्छे से? चल, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो एलॉन मस्क ने अगर कहीं पे 2% शेयर एक्वायर किया है और वो लिस्टेड कंपनी है, तो वो एफडीआई नहीं है। अगर वो एफडीआई नहीं है तो फिर वो क्या है सर?
या जैसे ये वाई कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, क्या है लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी में अगर 2% शेयर अगर हमने एक्वायर किया है तो ये तो एफडीआई नहीं है। फिर एफडीआई नहीं है तो फिर ये क्या है, फिर ये है एफपीआई। क्या है ये, एफपीआई, क्योंकि मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या बोला था बेटा, कि अगर कोई चीज एफडीआई नहीं होती तो वो क्या हो जाती है, एफपीआई। ये बात समझ में आई, क्योंकि एफडीआई नहीं थी, तो कोई चीज जो एफडीआई नहीं होगी उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, एफपीआई। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन अगले साल बेटा मान लो नेक्स्ट ईयर, देखो मैंने कलर चेंज कर दिया है ना, नेक्स्ट ईयर अगर एलॉन मस्क मेक्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मेक्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 14%, एडिशनल बोल रहा है, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा है ना, 14% इन वाई कंपनी, पहले कितना था 2%, अर्लियर था पिछले साल तक 2, अभी 14% और हो गया, तो कितना हो गया 16%। अब बेटा ये लिस्टेड कंपनी है, वाई कंपनी तो लिस्टेड कंपनी है, एम आई राइट एवरीवन। तो लिस्टेड कंपनी में जैसे 10% से ज्यादा हो जाता है, अब उसे अपन क्या बोलते हैं, एफ डी आई। क्या बोलते हैं बेटा, एफ डी आई। तो यानी कि अगर 10% से ज्यादा कभी भी होगा जीवन में, तो वो क्या बन जाएगा, एफडीआई। तो सर पिछले साल तक यानी एफपीआई था और अब ये क्या बन गया, एफडीआई। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। सर उल्टा हो सकता है क्या, जैसे मान लेते हैं जेड कंपनी में तो 12% शेयर एक्वायर किए थे, देखो 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 देखो, जेड कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है ना, और यहाँ पे 12% शेयर एक्वायर किए थे, तो ये तो एफडीआई हो गया था। अब जेड कंपनी जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, जेड कंपनी जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, अभी इसमें हमारा शेयर्स कितना है बेटा, 12% का हम लोगों ने एक्वायर किया है ना, सही बोला ना मैंने। अब नाउ एलॉन मस्क सेल्स 8% शेयर्स नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल क्या हो रहा है बेटा, सिचुएशन चेंज कर दिया मैंने, 12% में से 8% घट गया, चला गया, सेल कर दिया, तो अब तो कितना बचा, 4% बचा। फिर ऐसे केस में पिछले साल तो एफडीआई था, अब ये एफपीआई बन जाएगा क्या, क्योंकि 10% से कम हो गया। द आंसर इज नो, ये अभी भी एफडीआई रहेगा। हाँ, फिर क्या पढ़ा दिया ये आपने, तो इसका मतलब आप समझो वंस इन एफडीआई ऑलवेज इन एफडीआई। ये मेरे क्लास वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, वंस एफडीआई ऑलवेज एफडीआई। समझ में आई बात, ये आप लोग को, वंस एफडीआई ऑलवेज एफडीआई। एक बार अगर आप एफडीआई बन गए तो हमेशा आप क्या कहलाओगे बेटा, एफडीआई ही कहलाओगे, भले आपका ये परसेंटेज कमी क्यों ना हो जाए। इवन इफ इवन इफ द लिमिट ऑफ 10% हैज फॉलन बिलो, इवन इफ द इन्वेस्टमेंट कर देना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% हैज फॉलन बिलो, यानी कि अगर 10% से कम भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है बेटा, तो भी क्या माना जाएगा, उसको एफडीआई माना जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले साल एफपीआई थे तो आप एफडीआई बन सकते हो, यानी कि आप समझो बात को, एफपीआई से आप एफडीआई बन सकते हो, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन क्या आप एफडीआई से एफपीआई बन सकते हो क्या, नहीं, उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। आप अगर एफडीआई थे तो अब आप हमेशा एफडीआई ही रहोगे। क्लियर हुआ, उसको हमेशा अपन क्या मानेंगे बेटा, एफडीआई। क्लियर हो गया सभी को। एफपीआई से एफडीआई हो सकता है पर एफडीआई से एफपीआई नहीं हो सकता, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात जो हमको समझनी है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स बोथ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर कोई केस स्टडी वगैरह नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और वाई कंपनी ने जेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया।
अब मान लो अगर मैं 70% होल्ड करता हूँ वाई कंपनी का, और वाई कंपनी ने मान लो 100% एक्वायर कर लिया जेड कंपनी में, तो बेटा मेरा भी तो इनडायरेक्टली जेड कंपनी में कुछ ना कुछ रोल रहेगा ना बेटा। अगर मेरा बेटा है वाई, मैंने वाई को खरीद लिया, मेरा बेटा वाई है, और वाई का बेटा जेड है, तो बेटा जेड मेरा भी तो पोता लगता है ना रे बाबा। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अरे मेरा बेटा है वाई, उसमें मेरा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, उसमें मेरा डायरेक्ट रोल है बेटा, है ना, मेरा डायरेक्ट है। लेकिन वाई कंपनी का बेटा है जेड, वाई ने खरीद लिया जेड को, वाई ने खरीद लिया जेड को, वो जेड भी तो लेकिन मेरा कुछ लगेगा ना, वो मेरा क्या लगेगा? वो मेरा लगेगा पोता। यानी कि ये मेरा यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या है बेटा? ये मेरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जेड कंपनी में मेरा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, पर इनडायरेक्ट तो है ही ना, वो मेरे बेटे का बेटा है, तो वो मेरे पोता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? दोनों को मिलाकर इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। अब जैसे मान लो इन अबो एग्जाम्पल, अब ऐसा समझो, चलो मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से एक नया एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक्स कंपनी ने 80% शेयर एक्वायर किया हुआ है वाई कंपनी का, ठीक है। अब एक्स कंपनी ने 10% शेयर लिया हुआ है जेड कंपनी में, और ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, इसको यहीं कर देता हूँ। जेड कंपनी में 10%, सिर्फ 10% शेयर लिया हुआ है, और वाई कंपनी ने जेड कंपनी में, वाई कंपनी ने जेड कंपनी में मान लेते हैं 70% शेयर लिया हुआ है। कितना शेयर लिया हुआ है? 70%। अब समझो मेरी बात को, एक्स ने पैसा सीधा लगाया है कितना? 80% लगाया है वाई में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो एक्स ने बेटा डायरेक्टली वाई के अंदर कितना डाला है? 80%। यस सर, एकदम करेक्ट। एक्स ने बेटा जेड में भी लगाए हैं 10%, जेड में भी लगाए हैं 10%। एक्स ने सर जेड में भी लगाए हैं 10%, ये भी क्या है हमारा? डायरेक्ट। करेक्ट सर। सर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। अच्छा, एक और चीज। अगर आप देखोगे तो वाई ने बेटा जेड में लगाए हैं 70%, तो वाई ने बेटा जेड में लगाया है कितना? 70%। ये भी क्या है बेटा हमारा? डायरेक्ट। क्योंकि एक्स ने वाई में लगाया, एक्स ने जेड में लगाया, और वाई ने जेड में लगाया, ये डायरेक्टली डायरेक्टली चल रहा है। अब देखो इनडायरेक्ट वाला, देखो इनडायरेक्ट वाला देखो, एक्स का बेटा कौन? वाई। एक्स का बेटा वाई, और वाई कंपनी ने 70%, यानी 50% से ज्यादा हो गया ना, तो सब्सिडरी बन गया। तो वाई कंपनी ने जेड कंपनी में लगाया, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? पोता। एक्स ने लगाया किस में? वाई में। एक्स ने लगाया किस में? वाई में। और वाई ने लगाया जेड में। तो अगर मैं बात करूं बेटा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो एक्स ने डायरेक्टली तो बेटा 10% ही लगाया, एक्स ने डायरेक्टली तो जेड में 10 ही लगाया है, कितना लगाया है? फिर 10। लेकिन वाई के थ्रू इनडायरेक्टली कितना लगा दिया? वाई के थ्रू इनडायरेक्टली कितना लगा दिया? 70%। इनडायरेक्टली कितना लगा दिया बेटा? 70%। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक्स ने बेटा जेड में इनडायरेक्टली अपने बेटे के थ्रू पोते में कितना परसेंट खरीद लिया? 70। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ सभी को? इसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स ने बेटा फिर डायरेक्टली 10% लगाया, जो कि हमको चार्ट में दिख सकता है। हमको चार्ट में डबल टिक में देखो दिख रहा है 10%। और साथ में जेड कंपनी में इनडायरेक्टली कितना लगाया है? 70%। थ्रू व्हाट? थ्रू बेटा। उसका बेटा कौन है? वाई कंपनी। तो अगर मैं बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट की, टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर एक्स ने जेड में कितना किया, तो डायरेक्टली तो 10% दिख रहा है, डायरेक्टली तो बेटा 10% दिख रहा है, और इनडायरेक्टली वाई के थ्रू कितना किया? इनडायरेक्टली वाई के थ्रू कितना किया? 70%। इनडायरेक्टली वाई के थ्रू कितना किया? 70%। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के अपना कितना हो गया जेड के अंदर? 80%। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर कितना हो गया बेटा? 80%। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लोग आधा आधा घंटा इसी पे लगाते, पर मैंने कोशिश की कि आपको 10 मिनट में समझा दूं। सबसे पहले तो डायरेक्ट आप देखो, एक्स ने लगाया किस में? एक्स ने लगाया किस में? वाई में।
80%, नो प्रॉब्लम। जेड में लगाया 10%, नो प्रॉब्लम। वाई कंपनी ने सीधा लगाया जेड में, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली एक्स ने बेटा लगाया वाई में और वाई ने लगाया जेड में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेटा जेड में मेरा थोड़ा सा और हिस्सा आ गया ना, तो वो कितना आया 70%, यही वाला 70%। तो 70 और 10 कुल मिला के कितना हो गया 80। अब ये जो है ना, अगर आप लोगों ने कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो कंसोलिडेशन चैप्टर में थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। हमारे बुक में जो एग्जांपल दिया है मैंने उसी एग्जांपल को यहाँ पे लेकिन कोट किया है। चलो आपको ये ना स्टडी मटेरियल का एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर 50% से कम है फिर तो कोई इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। 50% से कम अगर आप डाल रहे हो तो कोई इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका मान लो जैसे 75%, यानी अगर 50% से ज्यादा अगर आपने वाई में डाला, जैसे हमारे केस में हमने कितना डाला था 70% डाला था, यानी 50% ज्यादा अगर आप डालोगे, तो अगर मान लेते हैं इन्वेस्ट 26% इन एक्स कंपनी, द एंटायर इन्वेस्टमेंट वुड बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट। तो पूरा का पूरा जितना भी बेटा वाई जेड में कर रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट वाई जेड में करेगा, उसे पूरा का पूरा माना जाएगा जैसे कि एक्स कर रहा है। गॉट इट एवरीवन, ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो भी आपके स्टडी मटेरियल में था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हल्का सा अलग है जैसे आप कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं उससे, लेकिन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आई होप। और यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आता है, बस इतनी बात आपको एग्जाम में लिख कर आना है। केस स्टडी वगैरह आएगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको चीज़ों का होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, अगर नहीं आया समझ में एक बार वापस से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक है वो है कि एफडीआई हमको चाहिए क्यों। तो इसको हमारे बुक में ना नाम दिया हुआ है इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि व्हाट इज द रीजन कि हमको एफडीआई की यहाँ पे जरूरत है। क्लियर हो गया। तो इसको आप समझिए इंटेंशन, इंटेंशन, ठीक है, वहां से बड़ा है इंटेंट। रीजन कि हमको एफडीआई की जरूरत क्या है, या आप ये इसे आप बेनिफिट ऑफ एफडीआई की तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछे, इंटेंट पूछे, रीजन पूछे, बेनिफिट पूछे, तो आपको ये वाला टॉपिक लिख कर आना है, ये आपके कीवर्ड्स। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमको आंसर पता होता है पर हमको ये नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो एक एक करके पॉइंट लिखिए। इट इज यूजफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज यूजफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, it supplements it supplements the domestic capital, it supplements the domestic capital, it helps in growth of GDP, it induces flow of foreign exchange, flow of foreign exchange, it leads to generation of employment, it leads to generation of employment। कहीं ना कहीं हमारे देश में उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। गॉट इट एवरीवन। आगे आ जाते हैं अपन। हमारे बुक का ही एक टॉपिक है बेटा एलिजिबल इन्वेस्टर्स करके, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये काफी समय से आया नहीं है और मुझे भी नहीं लगता कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एक बार अपन देखते हुए चलेंगे। एलिजिबल इन्वेस्टर्स का मतलब है हमारे इंडिया में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो कुल मिला के सभी लोग कर सकते हैं, दो तीन लोग को छोड़ के, दो तीन लोग को छोड़ के। जैसे अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान वालों से तो हमारा अलग ही रिलेशन आपको पता है। अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एंटिटी पाकिस्तान की जो है वो तभी इन्वेस्ट कर सकती है अंडर गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। इसका बेसिकली मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरकार से पहले पूछो तब जाके इन्वेस्टमेंट करो, बिना सरकार से पूछे आपको इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे। अगला, आप डिफेंस में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में या जो प्रोहिबिटेड सेक्टर है वहां तो आप कर ही नहीं सकते, सोचना भी मत। अरे भैया तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर बम डालने के लिए तो इसको चालू करके रखे हैं अपन। तो तुम ही अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या मतलब है, तुम ही ने पैसा लगाया, उसी पैसों से बम बना के तुम्हारे ऊपर डाल दिए, तो दिस इज रॉन्ग है ना। तो दैट इज वाई तुमको हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे। ठीक है, पहले तो शुरुआत वही करते हैं, लेकिन अगर वो शुरुआत करेंगे तो अब अपन चुप भी
नहीं बैठेंगे। दूसरा, कोई रेजिडेंट है जो नेपाल या भूटान का है, या अगर सिटीजन है नेपाल या भूटान का, तो वो कर सकते हैं, पर रिपेट्रिएशन बेसिस पे यहाँ पे करेंगे। कौन से बेसिस पे करेंगे बेटा? रिपेट्रिएशन बेसिस पे करेंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन शैल बी पेड ओनली बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि बेसिकली इन लोगों को इस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे यूज करना है जो कि रेस्ट्रिक्टेड ना हो। ठीक है। मान लो कि उन्होंने कोई ऐसा फॉरेन एक्सचेंज यूज किया जो फ्री नहीं है, तो वो अलाउड नहीं होगा। अभी उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला मैं। ठीक है। ओसीबीज को यहाँ पे डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है 2003 से। बाकी ये नीचे वाले में कोई बहुत खास नहीं है। एफपीसीआई जो है इसके बारे में अपन आगे जाके पढ़ेंगे। इनको कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बोला है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, तो वहां पे जरूर इन्वेस्टमेंट करना। एफपीआई भी हर जगह कर सकता है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद रख लेना, काफी है। चलो, क्या वो हमारे पेंशन में भी पैसा लगा सकते हैं? अगर वो चाहे तो हमारे पेंशन में पैसा लगा सकते हैं। यानी अगर उनको भी है टेंशन, तो कर लो इन्वेस्टमेंट इन पेंशन। तो उन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं हमारे यहाँ पे पेंशन में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे भी पैसा लगा सकते हैं। अब इन्वेस्टी, इन्वेस्टी का मतलब क्या हो गया? इन लोग कहाँ कहाँ पैसा लगाएंगे, कौन पैसा लगाएगा, वो ऊपर वाला टॉपिक था। अब इन लोग पैसा इंडिया में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एलएलपी, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, स्टार्टअप कंपनी, सब जगह लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन है। जैसे कि इंडियन कंपनी में तो बोला है कि आपको जो भी शेयर इशू करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म में बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। सबसे पहले तो बोला भैया वही कि भैया आपको एक पर्टिकुलर जो अकाउंट्स हैं, एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज अकाउंट, यही सब अकाउंट से करना पड़ेगा। शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीपेट्रिएशन आउटसाइड इंडिया, यानी आपको रीपेट्रिएशन इंडिया के अंदर ही करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्लांटेशन के अंदर आप पैसा लगा ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? जो भी आप करेंगे वो कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ रीपेट्रिएशन बेसिस पे होगा। यानी आप इंडिया में पैसा लगाओ, जो भी पैसा आपने उससे कमाया होगा उसको आपको इंडिया में ही खर्च करना पड़ेगा। उसे आप इंडिया के बाहर लेकर नहीं जा सकते, उसको आप इंडिया के बाहर लेकर नहीं जा सकते। मैंने 100 रुपए लगाया, 120 रुपए हो गया वो, तो मैंने बेच दिया। 20 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया वो मेरे को इंडिया में ही खर्च करना पड़ेगा, वो मैं इंडिया के बाहर लेकर नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? साथ ही साथ एनआरआई बेटा प्रोप्राइटरशिप फर्म या क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पैसा नहीं लगा सकते अगर वो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन या रियल एस्टेट बिजनेस या प्रिंट मीडिया में है। तो 3 जगह पैसा नहीं लगा सकते। कौन कौन सी जगह बेटा? RAP, रैप। आर फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, ए फॉर एग्रीकल्चर, पी फॉर प्रिंट मीडिया, नहीं लगा सकते। ट्रस्ट में करना है करिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज नॉट परमिटेड इन ट्रस्ट अदर देन, वेंचर कैपिटल फंड वाले कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट व्हीकल वाले कर सकते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड कौन है? जो सेबी से रेगुलेटेड हो, और इन्वेस्टमेंट व्हीकल उनका काम ही होता है, तो वो ये कर सकते हैं। एलएलपी के अंदर बेटा वो ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है, अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या है? यानी जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता। तो 2 रूट हमको यहाँ पे पता चला, एक तो गवर्नमेंट रूट और एक ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट में जहाँ पे गवर्नमेंट या आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, ऑटोमेटिक रूट यानी दोनों का अप्रूवल यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर इनको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको अपन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, अब जो थोड़ी देर पहले बताया, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करना है तो कर सकते हैं, पर उस जगह पे भी 100% एफडीआई अलाउड होना चाहिए। अब जैसे एक्स ने पैसा लगाया वाई में, तो वाई में भी 100% एफडीआई होना चाहिए। और अगर मान लो 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में होना चाहिए। और अगर अब वाई अगर जेड में लगाएगा, तो इनडायरेक्टली तो बेटा ये पोता बन गया ना, एक्स का पोता है ना ये, तो ये जेड भी किस में होना चाहिए बेटा? 100% एफडीआई इन ऑटोमेटिक रूट में होना चाहिए। अच्छा, जो एलएलपी एक्ट के कंडीशन है वो आपको मानने पड़ेंगे। स्टार्टअप कंपनी में आ जाते हैं। अगर किसी को पैसा लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले लोग नहीं लगा सकते। कन्वर्टेबल नोट में भी पैसा लगा सकते हैं। कन्वर्टेबल नोट बेटा क्या होता है कि जो आगे जाके शेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, लेकिन 25 लाख या 25 लाख के लॉट में ही करेंगे। 25 लाख या 25 लाख का लॉट। जैसे इनको लगाना है तो 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख, 125 लाख, इस तरीके से, यानी कि 25 25 25 25 के लॉट में लोग पैसा लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया? एक स्टार्टअप कंपनी जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर कर रही है, वहां पे गवर्नमेंट अप्रूवल यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नई नई कंपनी और बाहर से पैसा आ रहा है, तो दाल में कुछ काला हो सकता है। अगेन बेटा वही बैंकिंग चैनल्स होंगे, एनआरई, एफसीएनआर, एस्क्रो अकाउंट, वो यहाँ पे जरूरी है। ठीक है। कन्वर्टेबल नोट्स आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर हुआ ये बेटा आप लोग को? तो कुछ इन्वेस्टर के नाम है और कुछ इन्वेस्टी के नाम है, उसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बेटा रूट्स के अंदर अपन आ जाते हैं। पहले रूट समझ लेते हैं। रूट्स आपके यहाँ पे 2 टाइप के रूट्स हैं। एक है आपका गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट का ही एक और नाम होता है बेटा अप्रूवल रूट, क्योंकि हम यहाँ पे अप्रूवल लेकर चलते हैं। अप्रूवल के बिना यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
दूसरा होता है बेटा आपका ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई अप्रूवल वगैरह किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट एवरीवन? देखिए, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट रूट की, तो यहां पे क्या बोला है, अप्रूवल ऑफ आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिफोर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको आरबीआई और गवर्नमेंट से यहाँ पे पूछना पड़ेगा। लेकिन ऑटोमेटिक रूट में क्या बोला है, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इंटीमेशन विल बी सफिशिएंट, इंटीमेशन विल बी सफिशिएंट टू रीजनल डायरेक्टर्स। तो अलग अलग रीजनल ऑफिसेस होते हैं, वहां पे जाके आपको बस ये बता देना है। आरबीआई के ना बहुत सारी जगह पे आरबीआई तो एक जगह है बेटा, मुंबई में मान लो, दिल्ली में मान लो, लेकिन उसके रीजनल ऑफिसेस बहुत सारे जगह पे हैं। क्लियर हुआ? वहां जा जाकर आपको इंटीमेशन, जहां पे भी आप काम कर रहे हो ना, जैसे मान लो आपने लगाया रायपुर में, तो रायपुर के रीजनल ऑफिस में बता देना। आपने लगाया पटना में, तो पटना के रीजनल ऑफिस में बस आप बता देना कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बताना है। क्लियर हो गया ये सभी को? अब जो टॉपिक नंबर 2 है, ये है एलिजिबल इन्वेस्टर्स। एलिजिबल इन्वेस्टर्स। तो एलिजिबल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो सभी लोग को सब कुछ ही अलाउड है, ऐसा कोई टेंशन ही मत लेना। बस किसको किसको अलाउड नहीं है वो आप समझो। सिटीजन या रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान shall require government approval, government approval before making, before making any FDI। साथ में लिख लेता हूं मैं, and they are not allowed in, and they are not allowed to make FDI in सबसे पहला डिफेंस, दूसरा स्पेस, तीसरा एटॉमिक एनर्जी, चौथा सेक्टर्स प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सेक्टर्स प्रोहिबिटेड है, उसमें भी आप नहीं कर सकते। सेक्टर्स प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई, सेक्टर्स प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई। डन। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान, सिटीजन या रेजिडेंट ऑफ नेपाल एंड भूटान can make investment only on the basis of, can make investment only on a repatriation basis, only on a repatriation basis, only on repatriation basis in free foreign exchange, in free foreign exchange through NRE, FCNR और ऑफिशियल चैनल्स ऑफ आरबीआई। यानी तरीका भी सही होना चाहिए, पैसा भी सही होना चाहिए, और जो भी वो कमाएंगे वो भी इंडिया में ही उनको खर्च करके जाना पड़ेगा, वो अपने देश में वापस लेकर नहीं जा सकते। क्लियर हुआ बेटा? ये वाली बात बोली है। इसके अलावा एफवीसीआई यानी कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, आगे जाके बेटा मैं एफवीसीआई बोलूंगा, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स।
FVCI यानी कि are allowed to make investments in India, are allowed to make investments in India. इनफैक्ट इनके लिए ना कुछ जगह बोला भी गया है कि ये सारे जगहों पे आप पर्टिकुलरली पक्का इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि लोग ना स्टार्टअप में ज्यादा पैसा लगाते हैं। मैं आपको वो वाली लिस्ट भी लिखा देता हूँ उनको, विच आर एज फॉलोइंग, विच आर एज फॉलोइंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो लगे हाथ, ये वाला टॉपिक भी मैं यहीं पे कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि एफसीआई कहाँ कहाँ पे पैसा लगा सकता है। तो सबसे ये सारे ना वैसे जगह है जो कि ना हम चाहते हैं कि अभी जो नया जो जनरेशन आ रहा है, जेनजी जो है, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, इन्वॉल्व है, हमारे देश को आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जो आयरन मैन वाले में रहता है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। फिर आपका सीड रिसर्च, सीड रिसर्च का मतलब होता है एकदम जीरो से रिसर्च करना, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में किसी ने कोई अभी तक वर्क ही नहीं किया, उस पर काम करना। ये बीच पे रिसर्च करने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एलिमेंट्स, कुछ नया इजाद करो, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करें, कुछ एकदम यानी ना खुराफाती चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। फिर नॉर्मल चीजें जो हम चाहते हैं हमारे देश का नंबर वन हो, डेयरी में हम पूरे दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, पोल्ट्री में हम शायद नंबर टू या थ्री पे आते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन, क्योंकि आज की डेट में ना ये कोयला वगैरह तो खत्म हो रहा है, तो हम बायोफ्यूल पे जा रहे हैं। और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम मानेंगे कि अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वैसे थोड़ा सा शेडी एरिया है, तो उसको हटा दो, 6 पॉइंट आप याद रखो, ज्यादा अच्छा है। गॉट इट एवरीवन। तो ये एफसीआई की भी बात हम लोगों ने कर ली। क्या कोई और बाहर से कर सकता है? तो बाकी लोग को तो पूरा ही अलाउड है, तो मुझे लगता है कि और किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप अच्छे से याद रखें। एलिजिबल इन्वेस्टीज थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिजिबल इन्वेस्टीज अभी आया नहीं है क्योंकि काफी समय से। तो अगर आपको कंपनी में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफडीआई इज अलाउड। इसका ठीक उल्टा कहाँ पे बोला है बेटा? ट्रस्ट में। ट्रस्ट में उल्टा बोला है कि एफडीआई नॉट अलाउड है, सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को छोटा छोटा है एक साथ लिखा रहा हूँ। एफडीआई नॉट अलाउड एक्सेप्ट, एफडीआई नॉट अलाउड एक्सेप्ट। अब एफडीआई अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट कौन कौन कर सकता है? सबसे पहला, अगर वेंचर कैपिटल फंड कर रहा है। कौन कर रहा है? वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल। डन हो गया। तीसरी बात, एलएलपी में कर सकते हैं क्या? यस, इफ 100% एफडीआई इज अलाउड, 100% एफडीआई इज अलाउड। सर कुछ कुछ जगह है जहां पे ना 100% अलाउ किया है, उन सब जगह पे कर सकते हैं अलाउड, अंडर ऑटोमेटिक रूट, अंडर ऑटोमेटिक रूट। 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। If downstream investment is made, if downstream investment is made, it shall be, it shall be where 100% FDI is allowed, 100% FDI is allowed under automatic route, under automatic route, under automatic route। डन। तो एलएलपी भी हमारा हो गया। फिर क्या था हमारा? स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद ही आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप कंपनी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई टॉपिक आ सकता है तो स्टार्टअप कंपनी आ सकता है। लिखेगा यहाँ पे, दे कैन इशू, they can issue convertible notes, they can issue convertible notes of rupees 25 lakh और लॉट्स ऑफ इट। तो 25 लाख या 25 लाख के लॉट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफसीआई इज अलाउड टू इन्वेस्ट,
FVCI is allowed to invest in it. Startup companies are private companies. Startup companies are private companies recognized एज स्टार्टअप, यानी पब्लिक कंपनी कभी स्टार्टअप कंपनी नहीं बन सकती. रिकॉग्नाइज एज स्टार्टअप बाय टाइम टू टाइम. अलग अलग रूल्स बनते रहते हैं. जैसे स्टार्टअप इंडिया एक्ट है, तो उसके अंदर भी अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको स्टार्टअप माना जाएगा. अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. हाँ, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये रह गया था. पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप. अब यहाँ पे सबसे पहले तो एफडीआई इज नॉट अलाउड. कहाँ पे? रैप में. एफडीआई इज नॉट अलाउड इन रैप. रैप यानी सबसे पहले रियल एस्टेट एक्टिविटी. ए यानी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन. एग्रीकल्चर और प्लांटेशन. और पी यानी प्रिंट मीडिया. यहां पे बेटा ये आप लोग को अलाउड नहीं होगा. सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. अगला, अमाउंट शैल बी invested on repatriation basis. Amount shall be invested on only repatriation basis. Repatriation basis. The application shall be the application shall be decided in consultation with Government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आपके एप्लीकेशन को देखा जाएगा कि आपको अलाउ करना है या नहीं. अब जरा मैं आपको ना जो जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं वो भी बता देता हूँ और आपको सेक्टोरल कैप भी दिखा देता हूँ. मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, क्योंकि अब कहाँ कहाँ पे पैसा लगा ही नहीं सकते. एफडीआई कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिटेड है आपको पूरा मिल जाएगा, टेंशन मत लेना. तो आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पे भैया. गैम्बलिंग बेटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ एफडीआई अलाउड नहीं है. लॉटरी बिजनेस में एफडीआई अलाउड नहीं है. प्राइवेट सेक्टर को जो अलाउड नहीं है, यानी एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज में आप एफडीआई नहीं कर सकते. चिट फंड में नहीं कर सकते. निधि कंपनी में नहीं कर सकते. रियल एस्टेट फार्म हाउस में नहीं कर सकते. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये आप लोगों ने जीएसटी वगैरह में पढ़ा होगा, वहां नहीं कर सकते. टोबैको, सिगार, सिगरेट में आप नहीं कर सकते. फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में भी आप नहीं कर सकते. अब देखिए लिमिट्स, देखिए बेटा. एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में जैसे 100% अलाउड है, एफडीआई अलाउड है. यानी अगर मैं बात अभी कंडीशन पढ़ा रहा था ना किसकी, आपको कंडीशन पढ़ा रहा था मैं एलएलपी की. अगर एलएलपी आपका एग्रीकल्चर या हस्बेंड्री में, तो वहां पे कंडीशन क्या था कि 100% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड होना चाहिए. तो जैसे एग्रीकल्चर हस्बेंड्री यहाँ पे 100% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है. अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, फ्लोरिकल्चर, हॉरिकल्चर, सब कर सकते, हॉर्टिकल्चर सॉरी, ये सारे काम आप कर सकते हो. पिसीकल्चर जो फिशेस से रिलेटेड है, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, ये सारे काम आप कर सकते हो. यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है. अगर कोई कंपनी हमारे इंडिया में इन चीजों पे काम कर रही है तो आपको रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है. आपको रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है. क्लियर हुआ बेटा सभी को? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. डन एवरीवन, क्लियर हुआ ये आप लोग को? इसी तरीके से बेटा प्लांटेशन में भी 100% अलाउड है. ठीक है. जितना प्लांटेशन का बात हम लोगों ने किया है उन सभी चीजों पे अलाउड है. इसका हमने क्लास में निमोनिक्स भी बनाए. जो क्लास वाले बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा, हम लोगों ने इसको निमोनिक्स से पढ़ा था. तो ये सारे निमोनिक्स क्लास में होते हैं, उसके बड़े फायदे मिलते हैं. ठीक है. माइनिंग में 100% अलाउड है. तो ये आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, तो मैं इसको पूरा गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ. इसमें बस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ. ये लिस्ट से आपको पढ़ना है, बस यहाँ पे लिमिट्स हैं क्योंकि. ठीक है. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% ऑटोमेटिक, तो लिमिट्स को पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है. आप बस इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा. यहाँ पे ना कहाँ गया, एक जगह बस अमेंडमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ. हाँ,
ये जो सैटेलाइट वाला टॉपिक है बेटा, ये मैंने अमेंडमेंट वीडियो में कवर किया हुआ है। ये देखिए मैंने लिखा भी है कि डीजी सर का जो अमेंडमेंट वीडियो, वहां से बेटा आप इसको देख लीजिएगा। ये सैटेलाइट वाले को आप यहाँ से बस मत करना। बाकी पूरा का पूरा ये जो आप पेज है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। फिर ये पेज हमको कहाँ मिलेगा? तो बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये वाला जो बैच है, इसमें आपको एनरोल कर लेना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अरे क्या हो गया, ब्लैंक स्क्रीन हो गया? रुको एक सेकंड रुको, लकवा मार गया इसको भी। तो ये वाले बैच में जाना और जाकर एनरोल कर लेना, ठीक है? तो आपको ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल कैप वहां से मिल जाएगा। पूरा ये जो टॉपिक है ना, ये फैक्टोरियल कैप से अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अब कुछ एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम एलएलपी में करेंगे तो क्या होगा? ये जून 2019 में आया था, ऑलरेडी हमने कर लिया है। ठीक है, फिर वहीं पे अलाउड है जहाँ 100% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। ठीक है, एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस, फिर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे ही करेगा। आपका एलएलपी के सारे कंडीशन यहाँ पे पूरे होने चाहिए। अगेन ये जून 2024 में आया, तो जून 24 में आया था, जून 19 में, तो ऐसे गैप गैप में आया हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं, तो एफडीआई के एंट्री रूट दो ही होते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट रूट और दूसरा क्या होता है आप लोग का बेटा ऑटोमेटिक रूट। उसके बारे में आपको लिखना है। फिर कहाँ कहाँ पे आपको फ्रेश अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड है, ये हमारे बुक का टॉपिक है, इसी के ऊपर आ जाते हैं। दिसंबर 22 के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, पढ़ते हैं इसको। जनरली सबसे पहले तो एक मॉनेटरी लिमिट दी हुई है। वो मॉनेटरी लिमिट इनको लगता है कि बहुत छोटा है, तो वो आप याद रखिएगा। वो छोटी सी लिमिट है 5,000 करोड़। तो अगर आपने पहले 1,000 करोड़ फिर 2,000 करोड़ ऐसा कर करके अगर आप इन्वेस्टमेंट किया हो, तो 5,000 करोड़ तक अगर आप सेम एंटिटी में अगर पैसा डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई फ्रेश अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यानी एक बार आप लोगों ने अप्रूवल ले लिया था, पहले पहले आपने 1,000 करोड़ डाला था, उस समय आपने अप्रूवल लिया। अब बाद में आप 2,000 करोड़ और डालना चाहते हो, तो आपको अप्रूवल का जरूरत है क्या? नहीं सर, वहां पे हमको कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फ्रेश अप्रूवल कब नहीं लगेगा? फ्रेश अप्रूवल, एक बार आपने अप्रूवल ले लिया, फिर से लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट एवरीवन? दूसरा, अगर मान लीजिए, कहाँ गया लिमिट वाली बात, ये रहा पॉइंट नंबर 2। अगर सेक्टोरल कैप जो था अर्लियर, आपने उसमें अप्रूवल ले लिया, और अभी तक अगर आप एडिशनल अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी अगर ये सेक्टोरल कैप बीच नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, जैसे मान लो कि सेक्टोरल कैप है बेटा आपका 50% का, यानी कि आप 50% तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेट से आपने अप्रूवल लिया, और अप्रूवल लेकर मान लीजिए आपने उस समय पे 25% कर लिया। अब अभी तो लिमिट बेटा, सेक्टोरल कैप का मतलब होता है लिमिट, मैक्सिमम लिमिट होता है इसका बेसिकली मतलब, अगर किसी को ना पता हो तो। वैसे तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आप रेगुलर लेक्चर देखकर ही वन शॉट देखें, पर मेरी ये कोशिश भी होती है कि बच्चा अगर जीरो पे भी है तो भी समझ में आ जाए। तो अगर मैक्सिमम लिमिट अगर 50% की, पर मैं 25% इन्वेस्टमेंट ही किया हूँ, तो यानी अभी भी मेरे पास चांस है कि मैं 25% और कर सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मेरा मन है 10% करने का, तो क्या मुझे अप्रूवल चाहिए? क्या नहीं, मैं कर सकता हूँ। मुझे मन है 5% और करने का, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि अभी भी एक कुल मिला के कितना हो रहा है, 40% ही हो रहा है। अगर मैं अब 20% कर दूं तो 40 + 20 60 हो जाएगा। पर फैक्टोरियल कैप तो 50% का है, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे फ्रेश अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। फ्रेश अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अब ये बेटा मेरा 50% से ज्यादा हो जा रहा है। मेरा जो सेक्टोरल कैप है उससे ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तक मुझे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 25 पे अप्रूवल ले लिया था। लिमिट 50 की है, 25 पे अप्रूवल ले लिया और लिमिट 50 की है, तो 25% और ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 लिया, यहाँ पे मैंने 5 लिया, यानी 15 ही लिया। अभी भी मैं 10% और ले सकता हूँ। तो 10% और लेता तो अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, पर अब मैं 20% ले रहा हूँ, यानी 10% से ज्यादा हो गया, लिमिट बढ़ गई। अब मेरे को यहाँ पे फ्रेश अप्रूवल की जरूरत लगेगी। क्लियर है? तो पहले 25 था, 10 और लिया तो 35 हो गया, 5 और लिया तो 40 हो गया। अभी भी बेटा मेरी इस लिमिट के नीचे ही हूं, पर 20 लेने से क्योंकि 60% हो जाएगा, लिमिट क्रॉस हो गई, तो लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए पहले सेक्टोरल कैप 50% ही था, अब अगर सब्सिक्वेंटली अगर मान लीजिए उस लिमिट को बढ़ा दिया गया, या पहले बेटा अगर वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के अंदर आता था, अब उसको ऑटोमेटिक रूट के अंदर डाल दिया गया, तो जब रूट ही चेंज हो गया, अब गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए ही नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑटोमेटिक रूट में अगर वो आ चुका है, पहले क्या था गवर्नमेंट रूट में था तो अप्रूवल की जरूरत थी, अब ये ऑटोमेटिक रूट में आ गया तो अब अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, कर लो। कौन कौन से सेक्टर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, ये बेटा के एग्जाम में कई बार आ चुका है। जून 24 में आ चुका है, दिसंबर 19 में आ चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जून 26 या दिसंबर 26 में आ सकता है। तो आप इसे जरूर अच्छे से पढ़कर जाएंगे।
लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। स्पेस सेक्टर बेटा दिसंबर 24, ये पूरा सेक्टोरल कैप से आया देखो। सेक्टोरल कैप से ये पूरा आया, ये पूरा सेक्टोरल कैप। आपको सिर्फ सेक्टोरल कैप बेटा लिख कर आना है। जो भी कंटेंट आपको लिख कर आना है वो मैंने आपको दे दिया है। तो सेक्टोरल कैप की बेटा जो लिमिट है वो आपको ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग परसेंटेजेस दिया हुआ है। मैं आपको परसेंटेज कैसे याद कराऊंगा? जैसे अगर मैं आपको कहूंगा कि एग्रीकल्चर में 100% है, तो उसमें याद कराने जैसा कुछ नहीं है। सेक्टोरल कैप बस आपको बेटा अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। चलो, अब क्या बच गया? अब एक दो मिसलेनियस टॉपिक बच गए बेटा। ये एग्जाम में एज सच आए नहीं है, ठीक है? तो ये आपको मैं दे दूंगा। एफडीआई के अंदर एफडीआई का मीनिंग क्या होता है वो भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। जनरल कंडीशन भी बेटा मैंने पढ़ा दिए हैं। प्रोहिबिटेड सेक्टर भी बेटा मैंने पढ़ा दिए हैं, पर ये सब हैंड रिटन नोट्स में भी है। प्रोसीजर क्या होगा बेटा, ये काम का नहीं है। आ जाओ आप लोग सीधा। अगर आपको शेयर इशू करना है, तो शेयर अगर आपको बेटा इशू करना है तो विद इन 60 डेज आप कर सकते हैं इशू। जब भी पैसा आएगा, पहले पैसा ले लो, पैसा लेने के 60 दिन के अंदर अंदर शेयर इशू कर देना। ये सारे मिसलेनियस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, जिनके एग्जाम में आने का चांस जीरो है। ठीक है, बस एक बार सुनते हुए आगे बढ़ना। नॉर्मल बैंकिंग चैनल में आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा 60 दिन में आप शेयर को इशू कर देना। लेकिन अगर आप 60 दिन में शेयर को इशू नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? फिर आपके अमाउंट को यहाँ पे हम रिफंड कर देंगे। अमाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? रिफंड कर देंगे। ठीक है। अगर आरबीआई के पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड है, अगर आरबीआई के पास कोई सफिशिएंट रीजंस है, तो आपकी 60 दिन की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। सर शेयर का प्राइस कितना चार्ज करें हम? सामने वाला, जो सामने वाला इन्वेस्टर है, एलॉन मस्क है, डोनाल्ड ट्रंप, इनसे हम कितना प्राइस चार्ज करें? तो बोल रहा है बेटा इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा लेंगे तो चलेगा। तो सेबी गाइडलाइन जितना बोलेगा उतना ले लो। फेयर वैल्यूएशन कर रहे हैं अपन, तो जितना फेयर वैल्यूएशन आ रहा है उतना ले लो। या तो आरबीआई गाइडलाइन, तो सेबी गाइडलाइन, आरबीआई गाइडलाइन और फेयर वैल्यूएशन, तीनों में जो भी सबसे ज्यादा आ रहा है आप उससे ज्यादा चार्ज कर सकते हो। जैसे सेबी गाइडलाइन से आया बेटा 10 रुपए, फेयर वैल्यूएशन किया तो आया 9 रुपए। आरबीआई गाइडलाइन से निकाला, अब वो गाइडलाइन क्या है वो हमको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो कि तीनों का प्राइस मान लो क्वेश्चन में दे दिया 10 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए। तो मिनिमम प्राइस मुझे फिर एलॉन मस्क से कितना चार्ज करना है? सर तीनों का हाईएस्ट, तीनों का हाईएस्ट यानी कितना रुपए बेटा? 12 रुपए मुझे कम से कम चार्ज करना है। यानी अगर सर मैं 14 रुपए करूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा। 18 रुपए करूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा। सर 10 रुपए करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं। क्योंकि बेटा ये तीन प्राइस में जो भी हाईएस्ट प्राइस होता है आपको एटलीस्ट उतना तो चार्ज करना ही करना पड़ेगा। इन तीनों में हाईएस्ट कितना है? 12 रुपए। अब इतना तो आपको चार्ज करना ही करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो पर कम चार्ज करोगे तो नहीं चलेगा। सर रिपोर्टिंग क्या क्या करनी पड़ती है? तो बेटा एफसी जीपीआर फॉर्म भरना पड़ता है 30 दिन में। इक्विटी जब आपने इशू किया तो इशू करना है आपको 60 दिन में, और इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एफसी जीपीआर भरना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा 1 जुलाई के पहले पहले। पिछले साल का यानी हमारा मार्च एंड में होता है साल खत्म, तो उसके बाद बेटा आपको 1 जुलाई के पहले पहले आपको आरबीआई को एनुअल रिटर्न फाइल करना है। एफसी टीआरएस अगर आपका कभी ट्रांसफर हुआ है, टी से ट्रांसफर हुआ है, तो 60 दिन में एफसी टीआरएस फॉर्म भर देना। और अगर आपने ईसॉप इशू किया है तो फिर ईसॉप का फॉर्म भर देना 30 दिन के अंदर। मिसलेनियस टॉपिक है, आज तक एग्जाम में आया नहीं है, एक बार सुनते हुए चले जाओ बस, कि अगर मान लो किस्मत खराब रही आ गया तो भी काम आएगा। पेनल्टी की अगर हम बात करें तो ये वही पेनल्टी है बेटा जो फेमा के अंदर हमने पढ़ा था, सेम पेनल्टी है। अगर क्वांटिफाइबल नहीं, यानी आपने जो काम किया उसको नंबर में नहीं लिख सकता मैं, तो 2 लाख तक का। लेकिन अगर मेरे को पता है आपने कितने अमाउंट का गलती किया है, अमाउंट अगर मुझे पता है, तो जो भी अमाउंट रहेगा उसका 3 गुना, जो भी अमाउंट रहेगा उसका 3 गुना। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप डिफॉल्ट लगातार कंटिन्यूसली डिफॉल्ट कर रहे हो तो 5,000 रुपए का पेनल्टी आपका हर रोज का पड़ेगा, हर रोज का 5,000 रुपए का पेनल्टी पड़ेगा। क्लियर है? स्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर, एडीआर जीडीआर अब आपके सीएमएसएल में चला गया है बेटा, तो अब ये काम का नहीं रहा। सीएमएसएल के अंदर ही पूछेगा आपको एडीआर और जीडीआर। टू वे फंजिबिलिटी भी अब वहीं पे चला गया है। तो यहाँ पे आपका पूरा एफडीआई जो है वो कंप्लीट हो गया। एक दो टॉपिक आपके अच्छे हैं कि सीएमएसएल में चला गया है, तो सीएमएसएल के अंदर आप लोग इजीली उसको पढ़ लेना। कौन कौन सा टॉपिक बेटा? एफडीआर, जीडीआर और आपका फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपका कोई शेयर्स है, उसमें अगर कोई मान लीजिए मैंने बैंक में 10 रुपए का नोट डाला, शेयर्स छोड़ो नोट से समझाता हूँ। मैंने बैंक में 10 रुपए का एक नोट मैंने डाला, डिपॉजिट किया, उसका नंबर था 1234, ऊपर नोट में नंबर लिखा रहता है ना, उस नोट में नंबर था 1234। मेरे को कल पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैंने बैंक के एटीएम से पैसा निकाला।
मैं जब बैंक के एटीएम से पैसा निकाला तो क्या वही वाला नोट मेरे पास आएगा क्या? द आंसर इज नो। इसे ही बोलते हैं बेटा फंजिबिलिटी, यानी कि जब आपके सिस्टम में कोई शेयर जाता है, कोई करेंसी जाती है, कुछ भी जाता है, तो उसका जो टोकन नंबर है, अब वही टोकन नंबर आपको मिले ये जरूरी नहीं है, कोई और दूसरा टोकन नंबर भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। गॉट इट एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये ध्यान से सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो बेटा मैंने आप लोग को सेक्टोरल कैप दिया है वो आप लोग को निकाल लेना है, प्रिंट आउट करा लेना है, ज्यादा नहीं, 6 पन्ने का है बस। और उसे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, कोई भी आपको लिमिट्स याद नहीं करा सकता, रट्टा ही मारना पड़ेगा, निकाल लेना। 6 पेज में बेटा बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। दूसरा, कहाँ पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकता है। तीसरा, एलिजिबल इन्वेस्टीज में से कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। इतना अगर आपने पढ़ के चले गए तो मुझे नहीं लगता कुछ और टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत है। एफडीआई का सेक्टोरल कैप सर हम कैसे पढ़ेंगे, आप एक बार और बता दो। तो बेटा आपको यहाँ पे अलग अलग लिमिट दी हुई है, दिख रहा है आपको? जैसे एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर आया तो एयर ट्रांसपोर्ट की लिमिट दी हुई है, तो आपको बस ये याद रख के जाना है कि यहाँ पे 100% है, नॉन शेड्यूल में 100% है, और आपका हेलीकॉप्टर वाले सर्विस में भी 100% है। अब रूट क्या है? तो नॉन शेड्यूल में ऑटोमेटिक, हेलीकॉप्टर में भी ऑटोमेटिक, यानी कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं है। आमतौर पे ना ज्यादातर जगह पे 100% ऑटोमेटिक ही है, आपको खुद ही दिखेगा। ज्यादातर जगह पे 100% ऑटोमेटिक है, कहीं कहीं पे नहीं है। जहां पे नहीं है ना वही आपको याद रखना है, क्योंकि जहां पे 100% ऑटोमेटिक है उसको याद नहीं रखना, बाकी क्योंकि ज्यादातर जगह पे वही है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप 49% तक ऑटोमेटिक कर लो, और 49 के बाद आप क्या करना, गवर्नमेंट से पूछ लेना। किसमें बेटा? अगर शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन है। नॉन शेड्यूल में तो 100% ऑटोमेटिक है, पर शेड्यूल्ड में क्या बोल रहा है कि 49 तक अगर आपको करना है तो खुद से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बियॉन्ड 49 जाना है, बियॉन्ड 49 यानी अगर आपको 60% इन्वेस्टमेंट करना है, 50 करना है, 55 करना है, तो आपको फिर गवर्नमेंट से यहाँ पे पूछना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है, ये बेहतरीन नोट्स हैं बेटा, ये इसका आप फायदा उठाइए, प्रिंट कराइए, 3-4 बार आप रट्टा मारिए, और जिस दिन एग्जाम होगा ना, एग्जाम के दिन पे सुबह सुबह इसको देख कर जाना, तो आपके दिमाग में वो बैठा हुआ रहेगा। तो एग्जाम में अगर कोई भी लिमिट विमिट आपसे पूछेगा तो आप इजीली बना पाओगे। गॉट इट एवरीवन? तो ये वीडियो आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको मजा आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आपकी बेटा कोई भी और डिमांड है, कुछ भी अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।